हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का एक चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फॉरेस्ट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे फॉरेस्ट एज अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी। थर्ड पढ़ेंगे एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज। और फोर्थ पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस, फूड चेन एंड वेब्स। फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ह्यूमन इम्पैक्ट्स। फर्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, फॉरेस्ट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। Forests are organized into horizontal layer based on plants' height, which is reduced competition for sunlight and resources among species. तो इसमें बोला गया है जो फॉरेस्ट होते हैं वो उनको ऑर्गेनाइज ऐसे किया जाता है हॉरिजॉन्टल लेयर में, जो कि बेस होता है प्लांट की हाइट में, जो कि रिड्यूस करता है, जो कम करता है कंपटीशन को सनलाइट के लिए और रिसोर्सेज के लिए दूसरी स्पीशीज के लिए। तो यहाँ पे ट्रीज के 4 लेयर होती हैं। इमर्जेंट लेयर, द टॉप मोस्ट लेयर फीचरिंग फ्यू exceptionally tall trees that rise above everything else। तो इमर्जेंट लेयर वो वाली लेयर होती है जो सबसे ऊपर होती है, जो कि बहुत टॉल ट्रीज में पाई जाती है। सबसे ऊपर जो होती है, जो देखने में ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले इमर्जेंट लेयर दिखेगी। Canopy formed by the crown, branchy part above the stem of the tall trees. It creates a dense roof that blocks most sunlight from reaching the ground। तो इसमें बोला गया है कैनोपी लेयर जो होती है वो फॉर्म करती है, उसके ऊपर जो कि होता है वो फॉर्म करती है एक क्राउन, जो कि एक ब्रांची पार्ट होता है जो स्टेम के ऊपर होता है टॉल ट्रीज के, जिसे हम लोग ट्रंक भी कहते हैं। इट क्रिएट्स अ डेंस रूफ दैट ब्लॉक्स मोस्ट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। तो कैनोपी में वो बहुत डेंस होती है, वो उसकी रूफ जो की होती है वो बहुत डेंस होती है, जो कि ब्लॉक करती है बहुत सारी सनलाइट को ज़मीन तक आने पे। अंडर स्टोरी कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर ट्रीज, श्रब्स एंड यंगेस्ट सैपलिंग दैट कैन सर्वाइव इन द शेड्स ऑफ द कैनोपी। इसमें बोला गया है कि अंडर स्टोरी क्या होती है? अंडर स्टोरी होती है बहुत छोटे प्लांट्स में उसमें होते हैं, और श्रब्स होते हैं, और छोटे छोटे सैपलिंग भी होते हैं जो कि सरवाइव करते हैं शेड में, कैनोपी के शेड में। फॉरेस्ट फ्लोर, द लोएस्ट लेयर कवर्ड with dead leaves, animal waste and twigs. It is home to decomposed insects and small plants like mosses। तो इसमें बोला गया है कि फॉरेस्ट फ्लोर वो होता है, मतलब फॉरेस्ट का फ्लोर जहाँ पे बहुत सारे सबसे नीचे का पार्ट होता है, वो उसमें बहुत सारे डेड लीव्स, सूखी पत्तियाँ पाई जाती हैं, एनिमल के वेस्ट पाए जाते हैं, ट्विग्स मतलब छोटी छोटी लकड़ियाँ पाई जाती हैं, और ये कुछ होम भी होता है डिकम्पोजर्स का, इंसेक्ट्स का और स्मॉल प्लांट्स का, जैसे कि मोसेस हो गई। सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं फॉरेस्ट एज अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी। अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी बिकॉज इट इज full of life, vitality and continuation interaction between its living biotic and non-biotic components। तो इसमें बोला गया है कि फॉरेस्ट को हम लोग डायनेमिक लिविंग एंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पूरे लाइफ से भरा होता है और उसमें वाइटलिटी और कंटिन्यूएशन होता है इंटरेक्शन का, जिसमें इंटरेक्ट होते हैं बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें। इंटरडिपेंडेंस, plants provide food and oxygen for animals. In return, animal help in pollination and seed dispersal, aiding plants reproduction। तो उसमें बोला गया है इंटरडिपेंडेंस होता है। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि प्लांट्स करते हैं एनिमल्स में और एनिमल डिपेंड होते हैं प्लांट्स में, जिससे कि प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं फूड और ऑक्सीजन एनिमल्स को, और एनिमल्स रिटर्न में वो पॉलिनेशन करा देते हैं, मदद करते हैं पॉलिनेशन में, सीड डिस्पर्सल में, ताकि प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हो पाए। न्यूट्रिएंट साइकिल, डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरियाज एंड फंगी
break down dead organic matter into humus, a dark substance that enriches the soil with the nutrients for new plant growth. तो इसमें बोला गया है कि उसमें न्यूट्रिएंट साइकिल भी चलती है, जैसे कि डीकम्पोजर जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं और जो कि डेड मैटर का जो कि ऑर्गेनिक होता है, जैसे कि ह्यूमस हो गया, और जैसे अ डार्क सब्सटेंस दैट एनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिशन फॉर न्यू प्लांट्स ग्रोथ। और कुछ डार्क सब्सटेंस भी होते हैं जो कि सॉइल तक पहुंच के उनमें न्यूट्रिशन होता है, तो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। Self regeneration through seed dispersion by animals and nutrients from humus, forests grow and expand naturally without human intervention. तो इसमें बोला गया है वो लोग अपने आप को सेल्फ रिजनरेट कर लेते हैं, मतलब वापस से उस अपने ब्रीड को आगे बढ़ाते रहते हैं, जैसे कि थ्रू सीड डिस्पर्जन बाय एनिमल्स एंड न्यूट्रिएंट्स विथ ह्यूमस। तो वो क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्जन होता है एनिमल्स के थ्रू, उनको न्यूट्रिशंस मिलते हैं ह्यूमस से, जिससे कि प्लांट ग्रो करता जाता है और एक्सपेंड करता जाता है नेचुरली, बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन के। थर्ड टॉपिक पे बढ़ते हैं, एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इसमें हम लोग को इम्पोर्टेंस बताया गया है फॉरेस्ट का, जैसे कि ग्रीन लंग्स। फॉरेस्ट को हम लोग ग्रीन लंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे ऑब्जर्व CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स टू ब्रीथ। तो इसमें बोला गया है कि वो लोग जो ट्रीज होते हैं वो जो CO2 को ऑब्जॉर्व करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन को, ताकि एनिमल्स उससे ब्रीथ कर सकें। वाटर साइकिल रेगुलेशन, वो वाटर साइकिल में भी मदद करते हैं। ट्रीज रिलीज वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन विच एड्स क्लाउड फॉर्मेशन एंड ब्रिंग रेनफॉल। तो इसमें बोला गया है कि ट्री जो होते हैं वो रिलीज करते हैं वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन से, जिसकी मदद से क्लाउड फॉर्म होते हैं और रेनफॉल होता है। फ्लड कंट्रोल एंड सॉइल कंजर्वेशन, ट्रीज रूट्स बाइंड्स द सॉइल प्रिवेंटिंग इरोजन। The forest floor act as a natural sponge, allowing rainwater to seep into the ground to recharge the water table instead of causing flash floods. तो इसमें बोला गया है कि वो जो फॉरेस्ट होते हैं वो फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं और सॉइल को भी कंजर्व करके रखते हैं, अच्छे से रखते हैं संभाल के। जैसे कि ट्री की जो रूट होती है, किसी भी पेड़ की जो रूट होती है वो सॉइल से लगी हुई होती हैं, जिससे कि इरोजन कम होता है, जिससे कि मतलब पानी से इरोजन मतलब सॉइल निकल जाती है, वो सब कम होता है। दी फॉरेस्ट फ्लोर एक्ट एज अ नेचुरल स्पंज, जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है वो ऐसा एक्ट करता है जैसे कि उसमें जब भी वाटर जाता है तो वो अब्जॉर्व कर लेता है रेन वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज द वाटर टेबल इंस्टेड ऑफ कॉजिंग फ्लैश फ्लड्स। तो ये काम होता है, द फॉरेस्ट की जो फ्लोर होते हैं वो पूरा स्पंज की तरह काम करते हैं और पूरा रेन वाटर है उसको ग्राउंड में अंदर रिचार्ज कर लेते हैं, जिससे कि वाटर टेबल जो है वो होता है फ्लैशिंग, कोई इसकी वजह से कोई फ्लड नहीं होता। सेकेंड बाकी दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, इंटरडिपेंडेंस, फ्लड फूड चेन्स एंड वेब्स। एनर्जी फ्लो थ्रू अ फॉरेस्ट विया फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू अ फॉरेस्ट विया इज कॉल्ड फूड चेन। मतलब एनर्जी का जो फ्लो है वो फॉरेस्ट के थ्रू उसे कहते हैं फूड चेन। जैसे कि एग्जांपल है कि ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट ने फ्रॉग को खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खाया, जिससे कि मल्टीपल ओवरलैपिंग होती है फूड चेन की बनने की, जिससे कि फॉर्म होता है फूड वेब, इंश्योरिंग दैट इफ वन स्पेशीज इज अफेक्टेड अदर हैव अल्टरनेटिव फूड सोर्सेज। तो लार्ज disruption can still destabilize the ecosystem। तो इसमें बोल रहे हैं कि
जो भी वो एक स्पीशीज़ होती है वो इफ़ेक्ट होती है, तो इसमें होता है क्या है कि उनका अल्टरनेटिव भी फूड और रिसोर्स होता है, जैसे कि लार्ज, जिससे कि लार्ज डिसरप्शन ना हो, पर कभी कभी वो डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है इकोसिस्टम में। डीकम्पोजर और सेप्रोफाइट रिसाइकल्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू केमिकल न्यूट्रिएंट्स लाइक carbon and nitrogen that are released back into the soil, air and water। तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स को सेप्रोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, वो रिसाइकल करते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को खा के, जिससे कि केमिकल न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन, जो कि सॉइल में या एयर या वाटर में रिलीज हो जाते हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। वैल्यूएबल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, गम, हनी, सीलिंग, वैक्स और ऑयल। तो इसमें बोला गया है कि फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या क्या होते हैं? वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, जो कुछ मेडिसिन्स के प्लांट्स आयुर्वेदिक में, जैसे कि नीम हो गई, तुलसी हो गई, और कुछ गम भी प्रोवाइड करते हैं, हनी भी प्रोवाइड करते हैं, वैक्स और ऑयल्स, बहुत सारी चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, what is deforestation? Large scale removal of tree leads to global warming, increased CO2, loss of biodiversity and frequent nature disaster like floods and droughts। तो इसमें बोला गया है डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब बहुत लार्ज स्केल में ट्रीज़ का रिमूवल, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, इंक्रीज़ होता है CO2 का, जिससे कि लूज़ होता है बायोडाइवर्सिटी का, और कुछ नेचुरल डिज़ास्टर भी होते हैं, जैसे कि फ्लड और हो गया और ड्रॉट हो गया। कंजर्वेशन, essential practices including afforestation, planting new trees, preventing overgrazing and controlling forest fires to preserve these lifelines for future generation। तो इसमें बोला गया है कंजर्वेशन, मतलब उसको हम लोग, फॉरेस्ट को हम लोग कैसे बचा के रख सकते हैं। एसेंशियल प्रैक्टिसेस, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि एफॉरेस्टेशन में हम लोग न्यू प्लांट्स को लगाते हैं और प्रिवेंट करते हैं ओवर ग्रेजिंग, और कंट्रोल करते हैं फायर, कि फॉरेस्ट में फायर कम हो, ताकि आगे जाने वाली फ्यूचर जनरेशन के पास लाइफलाइन बचे। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।